वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी की बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी है महाराष्ट्र ट्रांसको के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, CIN नंबर भी इसमें लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 को ये जारी किया गया है। कंपनी का यदि प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी की प्रोफाइल में डियर फ्रेंड हम एक चीज़ को देखते हैं, ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का उपक्रम है और ये महाराष्ट्र ट्रांसको के नाम से जाना जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होने के कारण इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें जैसे देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा ये जो है जून 2005 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसमें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसमें सबमर्ज है और इसमें जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन तीनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें, इट्स ऑनर टू ऑपरेट द मोस्ट महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम MSETCL ऑपरेट्स अ ट्रांसमिशन नेटवर्क आप 50,631 किलोमीटर के इसमें राउंड फिगर में है और ट्रांसमिशन लाइन जो है लगभग 728 EHV सब स्टेशन है इसमें और 1,36,698 MVA का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इसकी डली हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्पेशली फॉर द MSETCL के द्वारा मतलब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। अब इस वैकेंसी में बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात करते हैं तो MSETCL इनवाइट्स द एप्लीकेशन फॉर डायनेमिक एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल पर्सन ऑफ द फॉलोइंग दिस पोस्ट। तो इसमें वैकेंसी की बात करें हम तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बल्क पावर में है। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं यहाँ पर तो ये 390 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 390 पोस्ट है और यहाँ पर जो 390 पोस्ट है ये मायने रखता है और ये MH स्टेट के द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। टोटल पोस्ट जो है 390 है। इसमें जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं इस पोस्ट में यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की बात होगी, है ना। तो ये पोस्ट स्पेशल फॉर असिस्टेंट इंजीनियर है और वो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ही है। इसमें SC की जो पोस्ट है वो 49 पोस्ट है, ST की पोस्ट 32 पोस्ट है और VJA और NTB और इसमें NTC NTD और BSC और OBC EWS और ओपन के लिए अलग अलग पोस्ट जारी किया गया है। VJA के लिए देखें तो 13 पोस्ट दिया हुआ है, NTB के लिए 9 पोस्ट दिया है और NTC के लिए 14 पोस्ट दिया है, NTD के लिए 6 पोस्ट दिया हुआ है, SBC के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 85 पोस्ट है, काफ़ी बल्क पावर में। EWS के लिए 39 पोस्ट है, देन ओपन के लिए 138 पोस्ट है इसमें। तो इसमें टोटल 390 टोटल पोस्ट है इसमें। और असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें हम टेली कम्युनिकेशन में तो टेली कम्युनिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर ओनली फॉर एक पोस्ट को इंक्लूड किया गया है और वो भी SC की एक पोस्ट यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर की इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, इसमें ओपन की 4 पोस्ट है जिसमें 1 WR की पोस्ट है और टोटल पोस्ट देखें यहाँ पर तो टोटल 6 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें, दिव्यांग रिजर्वेशन कोड कैटेगरी भी दिया है GR और GOM के लिए, इसमें 4 पोस्ट है। फिर है OL DW CP LC के लिए 4 पोस्ट है और इसमें SLD के लिए 4 पोस्ट है, MD के लिए भी 4 पोस्ट है। तो ये रिजर्व पोस्ट होती है और ये रिजर्व पोस्ट में कोई और किसी और को इसमें भर्ती नहीं किया जा सकता। एब्रीवेशन की बात करें तो एब्रीवेशन में यहाँ साफ लिखा हुआ है SP का क्या मतलब होता है, WR का क्या मतलब होता है, वुमेन रिजर्वेशन है। WR का मतलब जैसे कि SP WR में इसमें 6 में 2 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है
जैसे 9 में 3 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है, वुमेन रिजर्वेशन इसमें साफ लिखा हुआ है। एसपी का मतलब होता है स्पोर्ट्स पर्सन, 4 पोस्ट इसमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। ठीक है, एचएच के लिए हार्ड एंड हियरिंग के लिए है। एचएच यदि जहाँ पर लिखा होगा तो ये एब्रीवेशन को पढ़ लेंगे आप। जैसे कि एएसडीएम लिखा हो तो ऑटिज्म से जो पीड़ित है उनके लिए है। मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्वेशन प्रोविजनल में भी चेंज सच चेंज विल नॉट बी नोटिफाइड आइदर न्यूज़पेपर वेबसाइट एंड इंटीमेशन फॉर द कैंडिडेट। तो आपको यदि वैकेंसी में चेंजेस होगा तो न्यूज़पेपर में आपको इसका जो है आर्टिकल देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन, यदि पे सिलेक्ट पे की बात करें तो पे स्केल की यदि हम बात करें तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ सैलरी इन द पे स्केल 49,210 रुपये से लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है लगभग 2165 टोटल। यहाँ पर देखा जाए तो जो सैलरी है वो सैलरी लगभग 1 लाख के करीब सैलरी जाएगी इसकी। यदि मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो दाइन सैकड़ा हज़ार 1,19,315 रुपये ये है। 1 लाख के ऊपर इसकी सैलरी जाएगी। ठीक है, द एडिशनल ऑफ द बेसिक पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन डीए एचआरए मेडिकल बेनिफिट्स सीपीएफ एंड ग्रेजुएटी एज द कंपनीज रूल्स के अनुसार यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एचआरए जो है वो कंपनी के अनुसार ही दिया जाएगा। द अप्रोक्सीमेट मंथली ग्रॉस इनरोलमेंट जो है सैलरी मिलेगी 84,407 रुपये विदाउट ऑफिस एकोमोडेशन के। ठीक है, तो सैलरी तो काफ़ी अच्छी है। और क्वालिफिकेशन जो पूछा गया है, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन इसमें देखते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए बेस्ड होगा असिस्टेंट इंजीनियर के। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो पोस्ट कोड असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की, तो इसमें बैचलर्स डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका। मतलब कि आपका जो बीटेक होगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, डबल ई से आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। मतलब आपका जो बीटेक है ये बीटेक या तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में, और असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बोला गया है। अदर ब्रांच वालों को इसमें जो है एलिजिबल नहीं किया गया है। एक चीज़ याद रखेंगे, नोट में लिखा है एज दिस पोस्ट आर एंट्री लेवल पोस्ट नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा है नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो है सभी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखेंगे द डिग्री शुड बी यूनिवर्सिटी जो है क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। द कैंडिडेट टू क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर 24/10/2023 के अनुसार, मतलब कि इसके पहले या इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें साफ लिखा हुआ है 24/10/2023 के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में यहाँ पर साफ लिखा गया है कि द अपर एज लिमिट आउटसाइड कैंडिडेट 38 ईयर्स फॉर द ओपन कैंडिडेट। जो ओपन कैंडिडेट है, जैसे कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भरते हैं तो अदर स्टेट वाले ओपन कैंडिडेट यहाँ पर जब फॉर्म भरेंगे तो 38 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड में है द अपर एज लिमिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और ऑर्फन कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द रिजर्व कैटेगरी इज रिलैक्सेबल 43 ईयर्स। तो जो अपर एज लिमिट है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाले, उनके लिए 43 ईयर्स यहाँ पर डिसाइड किया गया है। अपर एज लिमिट फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले जो हैं वो 45 ईयर्स जो है वो इंक्लूडेड किया गया है। 45 साल तक जिनकी एज है वो फॉर्म भर सकता है। अपर एज लिमिट अप्लाइंग फॉर द स्पोर्ट्स कोटा वाले 43 साल तक जिसका स्पोर्ट्स कोटा वाला की जो यदि 43 ईयर्स के हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसमें जो है सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय क्रमांक इसके अनुसार दिनांक रिलैक्सेशन जो है 2 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। उसके बाद MPSETCL एम्प्लॉय यदि है तो 57 साल, और SSC स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपके पास है, मेंशन है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये होना चाहिए 24/10/2023 के अनुसार ही। चलिए रिजर्वेशन की बात करें हम, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, तो कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें SC ST OBC, SC ST को 5 साल का, OBC को और जनरल को 3 साल का जो है, OBC को सिर्फ 3 साल का जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे लिखी है कि जो EWS वाले हैं उनको भी छूट इसमें दी जाएगी। उसके बाद कुछ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आप महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलो मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो सभी को पता है सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज्ड रिटर्न टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें, स्वाभाविक सी बात है, इसमें CBT एग्ज़ाम होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु रिकॉग्नाइज सक्सेसफुली इज कॉल्ड द online test without verifying their eligibility. However, the candidate should ensure that they fulfill the eligibility criteria before applying. ठीक है, the verification of their certificate documents eligibility shall be done before the issuing appointment. ठीक है, तो सिलेक्शन के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होंगे। कैंडिडेट फाउंड द ineligible not eligible during the verification process appointment shall order shall not be issued। तो यदि आप वेरीफाई नहीं होते तो आपका जो है आपकी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, स्ट्रक्चर इस टाइप से रहेगा, देख लीजिए। स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर का होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, 110 नंबर का होगा। टाइम जो मिलेगा आपको 120 मिनट मिलेगा इसमें टोटल। और पार्ट बी जो है इसमें टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें सेक्शन ए होगा रीजनिंग का, सेक्शन बी होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, और टेस्ट ऑफ द मराठी लैंग्वेज इसमें ऑप्शन सी होगा। इसमें 3 जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फिर टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड में यदि हम देखें तो यहाँ पर रीजनिंग में क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, मराठी में 20 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और सब टोटल 100 इसमें 80 का होगा, और ग्रैंड टोटल होगा 130 नंबर का। ठीक है, तो ये 130 क्वेश्चन होंगे इसमें, 130 ये क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर सब जो टोटल होगा इसमें मार्क्स का, तो ये मार्क्स का होगा 100, मतलब कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी सब ऐसा सेम होगा, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसा दिया गया है वैसा ही होगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके लिए कहाँ कहाँ डिसाइड किया गया है ये देख लीजिए, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए डियर फ्रेंड महाराष्ट्र में ये होगा अहमदनगर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नवी मुंबई, थाने और ग्रेटर मुंबई। उसके बाद पास में यदि देखें तो नागपुर होगा, उसमें नांदेड़ है। ठीक है, नांदेड़ है, नांदेड़, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर। तो ये बेसिकली 16 जो है एग्ज़ाम सेंटर होंगे, 16 एग्ज़ाम सेंटर हैं, और 16 एग्ज़ाम सेंटर में कहीं पर भी आप जो आपके पास से पड़ेगा, जैसे नागपुर हमारे यहाँ से नागपुर पास में पड़ता है तो हम नागपुर भरेंगे। फिर हमारे पास में और क्या पड़ता है, चंद्रपुर पड़ता है, तो सेकंड में चंद्रपुर भर देंगे, फर्स्ट में नागपुर भर देंगे। फिर उसके पास फिर क्या होता है, अमरावती, थर्ड में अमरावती डाल देंगे। इस टाइप से जो पास में एग्ज़ाम सेंटर पड़ते हैं वो आप डाल दीजिएगा इसमें। एप्लीकेशन जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस का जो क्राइटेरिया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ीस का, इसमें देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर की ट्रांसमिशन की बात करें तो 700 रुपये ओपन कैटेगरी के लिए, UR के लिए ओपन कैटेगरी के लिए, और
यदि हम देखें कैटेगरी वाइज रिजर्व कास्ट एंड कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये होगा, तो SC ST के लिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी UR के लिए इसमें, और ये OBC के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस सेल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द दिव्यांग पर्सन, दिव्यांग पर्सन के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो इसमें UR के लिए 700 रुपये रखा गया है, और आप जो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, IMPS से, कैश कार्ड से, मोबाइल वॉलेट से भी आप कर सकते हैं, फ़ोनपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फीस इन एनी मोड अदर देन एबो विल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ही, मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके ही पेमेंट करना है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो हाउ टू अप्लाई में कौन अप्लाई कर सकता है, या आप फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अप्लाइंग द ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, क्लिक करना है लिंक में, लिंक हियर टू अप्लाई द ऑनलाइन, क्लिक करना है लिंक पे, और फिर गिवन द एडवर्टाइजमेंट होगा, वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, और उस पर जाकर आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में जो गाइडलाइन है फॉर स्कैनिंग द अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। आपका पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, और ये जो ईमेल आईडी है, अंडर द सर्कमटेंस कैंडिडेट शुड शेयर मेंशन ईमेल आईडी ऑफ द एनी अदर पर्सन, तो किसी को सेल नहीं करेंगे, आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी होगी और मोबाइल नंबर, इसमें आपको मैसेज आएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, फिर आप रजिस्टर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें नेम इंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, ईमेल आईडी डालेंगे आप, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें, और पासवर्ड डालेंगे, और फिर आपको उस ईमेल आईडी में मैसेज आएगा, और आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जो है और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। फिर आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करके फॉर्म को फिल करते जाएंगे, लास्ट में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखें तो वैलिडेट फॉर योर डिटेल, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर है उसको पूरा फिल करेंगे, प्रीव्यू देख लेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आप, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक जो नंबर है वो नंबर आपके पास उपलब्ध होगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे आप, ठीक है। पेमेंट जो है, आप फीस, यदि फीस पेमेंट की बात करें तो आपको रुपे कार्ड या डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो कार्ड या मोबाइल बैंकिंग वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट्स सबमिशन एंड वेरिफिकेशन के समय में जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे वो वेरीफाइड होना चाहिए और वो सही सही होना चाहिए, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ लेंगे, इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर द अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन एंड रिटर्न टेस्ट, तो रिटर्न टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास रखना होगा, आपके पास या तो सबसे अच्छा तो आप पैन कार्ड रखें, या तो फिर आप सबसे अच्छा आधार कार्ड, सबसे अच्छा आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये दो कार्ड को आप अपने पास रखें, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, वोटर ID कार्ड है तो और अच्छी बात है, लेकिन सारी चीज़ों में आधार कार्ड ज़्यादा एलिजिबल होता है, मस्त होता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है विल नॉट बी कंसिडर्ड, यहाँ पर साफ बोला गया है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उसमें कंसिडर्ड नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो जो यहाँ पर बोला गया है उन चीज़ों को आपको यहाँ पर देना होगा। हाँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, तो रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 24/10/2023 है लास्ट डेट, और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट तो दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये चीज़ों को आप कुछ याद रखेंगे। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट, ये लास्ट डेट है 24/10/2023, और
एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दिया गया है, तो एग्ज़ाम डेट लगभग दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जनरल कंडीशन में बोला गया कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो एमएच आपका डोमिसाइल होना चाहिए। बिफोर द अप्लाइंग एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट देयर एडमिशन to all stage of the recruitment process they will be purely provisional subject to the verification satisfying the eligibility criteria mentioned in this advertisement। तो इसमें कैंडिडेट मस्ट टू डोमिसाइल महाराष्ट्र डोमिसाइल होना चाहिए, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। यदि ऑप्शन आता है तो जनरल से आप अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो है यहाँ पर जो बोला गया है उसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक फॉर ऑनलाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, ये आपको इसकी साइट मिलेगी, इसमें आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, फिर क्लिक हियर करना है और ये जो है इसका साइट है, इस साइट पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके कुछ एनेक्शन है, फोटोग्राफ का साइज वगैरह ये जो है 4.5 सेंटीमीटर टू फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ का साइज, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, लाइट कलर होना चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो एक एक चीज़ को डायमेंशन पढ़ लेंगे आप, कितने पिक्सल का क्या क्या लगेगा साइज, ठीक है, सिग्नेचर लेफ्ट थंब लगेगा या राइट थंब लगेगा, हैंड रिटन में डिक्लेरेशन में क्या क्या डालेंगे, ये इसको आप पूरा अच्छे से किस फॉर्मेट में लगेगा ये भर लेंगे आप और इसको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने बता दिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक इसमें और वैकेंसी है और इस वैकेंसी को भी देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है और ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसमें भी। तो पोस्ट वैकेंसीज ऑफ रिजर्वेशन, पोस्ट वैकेंसीज ऑफ रिजर्वेशन में इसमें भी डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन, तो इसमें डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की पोस्ट इसमें भी जारी की गई है और इसमें भी लगभग 39 पोस्ट है। यदि यहाँ देखें तो लगभग 39 पोस्ट है, इस 39 पोस्ट को के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल पोस्ट है 39 पोस्ट, इसमें एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 4 पोस्ट है, वीजे की फर्स्ट पोस्ट है, एनटीपी की पोस्ट है, एनटीसी की 2 पोस्ट है, एनटीडी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर 8 पोस्ट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, ओपन की 13 पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो 39 टोटल पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज है। पे स्केल की बात करें तो ऐसा सेम हो जाएगा 61,830 और 2,51,000 से के आसपास ये जो सैलरी इसकी मैक्सिमम बनेगी। तो अप्रॉक्सीमेट आपको मिलेगा इसमें सैलरी 1,05,230 रुपये, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट सैलरी मंथली ग्रॉस सैलरी है, इसमें शो किया गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। डिप्यूटी इसमें क्वालिफिकेशन की बात डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की, तो बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री होना चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर ट्रांसमिशन का, जिसके पास 3 ईयर का पावर ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को अप्लाई करे, अन्यथा फिर अप्लाई न करें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट होगा। स्पेशली यहाँ पर लिखा है द एक्सपीरियंस मीन्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर पोजेसिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। बाकी एज अ सेम सब चीज़ जैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए इसमें देखते हैं, और एक और पोस्ट इसमें जारी की गई है और इसका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन है इसमें भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन इसमें है एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की, और इसमें भी बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। इसमें टोटल 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पावर सेक्टर का, आउट ऑफ एटलीस्ट 4 ईयर का तो होना ही चाहिए। पावर ट्रांसमिशन का है
डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर का तो लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो 2 साल का एज अ डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही इस फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा फॉर्म को नहीं भरेंगे, यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट में यहाँ देखेंगे एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की, इसमें टोटल जो पोस्ट है 137 पोस्ट है, यहाँ पर टोटल पोस्ट दी हुई है दोस्तों, और टोटल पोस्ट यहाँ पर 130 टोटल पोस्ट 137 पोस्ट है। इसमें एससी की 20 पोस्ट है, एसटी की 12, VJ1 की 3, एनटीबी की 5 पोस्ट है, एनटीसी की 7 पोस्ट है, एनटीडी की 3 पोस्ट है, एसबी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 29 है, ईडब्ल्यूएस की 14 है और ओपन की 42 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल काउंट करते हैं। ठीक है। तो 137 पोस्ट टोटल पोस्ट होते हैं यहाँ पर, 137 पोस्ट। तो 137 पोस्ट यहाँ पर 137 पोस्ट मायने रखता है। ठीक है। जिसके पास एक्सपीरियंस है वही इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, विद इन 7 ईयर एक्सपीरियंस, या तो फिर 4 साल का आपका डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, या फिर डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस होगा बैचलर डिग्री के साथ में, तो फॉर्म को आप भरेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, और एक और पोस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे तो एक और पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पर बोला गया है। चलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद यदि हम देखें स्टूडेंट, तो एक और पोस्ट है, और ये मेंशन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये जितने भी वैकेंसीज है टोटल एक्सपीरियंस बेस पर वैकेंसी यहाँ पर डली हुई है। चलिए देखते हैं इसमें भी एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो नंबर ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज की बात करें तो इसमें भी एज अ सेम है, वही क्वालिफिकेशन है, इसमें बीटेक होना चाहिए आपका। पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्ट वैकेंसीज आप रिजर्वेशन। तो इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की इसमें टोटल 26 पोस्ट है, यहाँ पर जो पोस्ट है 26 पोस्ट है टोटल पोस्ट। और इसमें यदि बात करें हम तो टोटल 26 पोस्ट में इसमें एज का क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन इसकी बात करें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की बैचलर डिग्री आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, 9 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस या तो फिर पावर ट्रांसमिशन का आपके पास होना चाहिए एडिशनल एग्जीक्यूटिव का, या तो फिर आपके पास 2 साल का एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस है तो ही काउंट होगा। इसमें 9 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस पावर ट्रांसमिशन का, या तो फिर 2 ईयर का एडिशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडिशनल एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। सेम बाकी क्राइटेरिया जैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन बोला है लगभग इसमें बोला भी गया है, EHV यदि 66 kV का आपके पास हाई वोल्टेज का है तो और अच्छी बात है। पावर ट्रांसमिशन एक्सपीरियंस मीन्स यहाँ पर साबर कंस्ट्रक्शन EHV का लिखा हुआ है। तो ये जो है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो वैकेंसीज है ये वैकेंसीज आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ से जो मेन पोस्ट है इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है, और ये है सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर 390 पोस्ट है, और ये असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, अभी रिसेंटली बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये था महाराष्ट्र ट्रांसको कंपनी लिमिटेड के द्वारा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।